ठीक है। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके बाद हमारी सारी वीडियोस की सारी अपडेट्स वहां पे आप लोग को नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से हमारा नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, रिविजन सीरीज। किस एग्जाम के लिए? यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, विदुषी उपाध्याय। विदुषी उपाध्याय इज माय नेम। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी मेरा नाम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, तो याद रखना। नेक्स्ट टाइम मैं मेंशन भी नहीं करूंगी अपना नाम। चलिए, तो हमारा एग्जाम आने वाला है यूपीपीएससी आरओ एआरओ का, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का के पोस्ट आएंगे, सारी वैकेंसी आएगी, आपके एग्जाम आएंगे। ये जो पूरा हमारा बैच है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम है हमारा आरओ एआरओ का, उस पे फोकस करके ये एग्जाम पूरा जो कोर्स है वो बनाया गया है। अब देखो इस कोर्स में सबसे पहले तो इस कोर्स की डिटेल दे दें। ये जो हमारा कोर्स है, ये हमारी जो सीरीज चलेगी ये रिविजन क्लासेस है, ठीक है। और ये रिविजन क्लासेस किस पे बेस्ड है? रिविजन क्लासेस बेस्ड है एनसीईआरटी पे। जो हमारी एनसीईआरटीज है उस पे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी, लिटरली कोई भी, नीट उठा के देख लो, जेई उठा के देख लो, हमारे एसएससी अगर जितने भी एग्जाम्स हैं उनको उठा के देख लो, यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम्स है वो उठा के देख लो, स्टेट एग्जाम जितने भी हैं, वन एग्जाम जितने भी हैं, सारे एग्जाम्स में एक चीज प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होती है, वो है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द सोल ऑफ आवर प्रिपरेशन। हमारी जान बसती है एनसीईआरटी में, स्टूडेंट्स की जान बसती है एनसीईआरटी में। तो जब क्लासेस हमारी रिविजन चल रही हैं और कुछ ही क्लासेस में हमें फटाफट से रिविजन खत्म करना है, तो हम स्टैंडर्ड बुक्स पे पहुंचने के बजाय हम लोग क्या यूज करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक्स को। तो फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो हम अपने अर्थशास्त्र के लिए भी हम यूज करेंगे एनसीईआरटीज। अब देखो एनसीईआरटीज में 4 बुक्स है मेनली। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये दोनों 11th की बुक्स हैं। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स है एक बुक, और दूसरी बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और ये दोनों बुक्स है हमारी क्लास 12th की। अब देखो आप लोग पूछोगे कि क्या मैम सारी बुक्स पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है? उसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। इन चारों बुक्स को अप्रोच कैसे करना है? अब देखो सिलेबस कम टाइम में कैसे हमें ज्यादा आउटपुट निकालना है, कैसे हमें कम टाइम में ज्यादा ज्यादा, कहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की होगी, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन चारों एनसीईआरटीज को अप्रोच करना है इकोनॉमिक्स के लिए। ये हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी का, ये हमारा पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी का, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक का, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं बता सकती हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हो। वैसे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, बट हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि किसमें हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हमें उस टॉपिक्स पे फोकस करना है, उन टॉपिक्स पे। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में इन्हीं एनसीईआरटीज में से मेन टॉपिक्स उठा करके हम लोग लेक्चर्स, मैं आपके लेक्चर्स लूंगी, डिस्कशन करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए कि मार्केट इक्विलिब्रियम वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर एप्लीकेशंस में हमारा आ जाता है कि प्राइस प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, या प्राइस घटता है बढ़ता है चीजों का, वस्तुओं का, देश में, तो उसका क्या असर होता है, ठीक है, इकोनॉमी पे। एक तो ये चीज हो गई। देन आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है, और मैं बता नहीं सकती है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब आप एनसीईआरटी उठाओ, एक एक लाइन पूरी की पूरी जरूरी है। मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकती कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन भी नहीं छोड़नी है। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जब आप ये वीडियो देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की जो बुक है, और मैं आपके प्रिपरेशन के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके एस्पिरेंट हो, तो आपको ये एनसीईआरटी एक नहीं तो मैक्सिमम 2 दिन में रीड करके खत्म कर देनी है। नहीं समझ में आ रहा है
कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो एनसीईआरटी आपका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो आपको नई चीजें समझ में आएंगी। तो आप क्या करो, रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो। उसमें अपने अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है कि हम पढ़ रहे हैं या बीच बीच में फोन भी यूज कर रहे हैं, फोन नहीं यूज करना है। अब उसके बाद जब आप वापस से अपने आप से रीड करने के बाद, अपने आप से ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे, तो फिर आपको ये सारे लेक्चर्स जो हमारे हैं वो ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि आपने खुद से एक बार रीडिंग मार रखी है उसकी। और इसका एक एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता सकती हूँ कि कौन सा टॉपिक छोड़ो, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं बता सकती कि कौन सा टॉपिक छोड़ो, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने अगर आज तक कोई भी एग्जाम दिया है या प्रैक्टिस किए हैं, मॉक टेस्ट अगर मॉक पेपर्स अगर प्रैक्टिस किए, आपने नेशनल इनकम पे भी क्वेश्चंस देखे होंगे, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। आपने बैंकिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस देखे होंगे कि जो आरबीआई है, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीजें रहती है कि आरबीआई ने ये पॉलिसी आज लेकर के आई। फिर और साथ ही साथ आपके गवर्नमेंट बजट भी होता है। अच्छा, बजट अभी रिसेंटली बजट रिलीज किया गया है नए साल का, पढ़ा आप लोग ने कि नहीं? कमेंट करो फटाफट से। फिर ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर में आपने दो बहुत सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं जो वो सुने होंगे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सारे जितना भी पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं क्वेश्चंस कह रही हूँ कि बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, वो स्पेशली में क्योंकि ये सीरीज ही पूरे प्रीलिम्स फोकस्ड है, तो ये प्रीलिम्स फोकस्ड ही बता रही हूँ मैं, तभी मैं इतना इंपॉर्टेंस पे इस पे फोकस कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस, ठीक है। अब देखो, ये भी वो उन एनसीईआरटी बुक्स में से है जिसकी एक एक लाइन हमारे लिए जरूरी है। बट आपने अगर पेपर एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो बुक है इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे एलपीजी हो गया, ठीक है। एलपीजी मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 का, इस पे क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखा होगा कि कैसे हम ह्यूमंस को रिसोर्स बनाते हैं, कैसे हम एक नॉर्मल व्यक्ति को एक मतलब एक यूजफुल रिसोर्स बनाते हैं, उसको एक काम का इंसान बनाते हैं, कैसे वो सब किया जाता है, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाया जाता है, इस पे भी क्वेश्चन होंगे। रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या, सरकार क्या क्या कर रही है हमारे गांव के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी रूरल एरियाज हैं, उन सबका ग्रोथ करने के लिए, उन सबके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। ये बहुत आए दिन न्यूज में रहता है कि आज जो गांव में जितने भी लेबर्स हैं उनके लिए ये नई स्कीम लेकर के आई है सरकार। ये बहुत नॉर्मल टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के। एम्प्लॉयमेंट आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट आपके इंडियन इकोनॉमी वाली बुक में भी है। पर डिफरेंस क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ोगे वो ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स से। जब जो एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आप इससे पढ़ोगे वो थोड़ा मेंस ओरिएंटेड हो जाता है, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट इस बुक में ज्यादा है, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारी एक और बुक है दैट वो है स्टैटिस्टिक्स की, वो उसको हम इसमें इस सीरीज में ज्यादा कवर नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाली बुक से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं आरओ के एग्जाम में। जब आप जो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो जाते हैं, फिर एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो हमारे एसएससी का एग्जाम आता है, अगर आप उसके भी एस्पिरेंट हो तो फिर आप उसमें देखोगे कि स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है। उसमें फाइनेंस जरूरी होता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स जरूरी होता है, इकोनॉमिक्स तो होता ही जरूरी है। तो स्टैटिस्टिक्स इस सीरीज में तो हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाली बुक पे। और अब देखो, इस स्टार्ट करते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। इस रिवीजन क्लास में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, वो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। और एक और बात, हम लोग इस लेक्चर के एंड में हम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट मैं बता रही हूँ कम से कम 10 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज। उसमें हम आपको ट्रिक्स भी समझाएंगे, हम आपको हर लेक्चर में ये बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं,
आपको क्वेश्चंस देख के आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन सब के टॉपिक्स में से। बीच बीच में हम लोग थोड़ी ट्रिक्स की बात कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी को हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं, राजकोषीय नीति। अब ध्यान से सुनना फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क क्या होता है मैम। जब काम वो ऑलमोस्ट हमारे जो देश है उसमें स्टेबिलिटी लाने का, उसमें संतुलन लाने का ही जब वो काम कर रही है, तो फिर उसमें फर्क क्या हो गया मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में। तो बेटा जी फर्क मैं बताती हूँ। तो उस फर्क को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के लिए दो मेन पार्ट्स हैं, याद रखना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। ठीक है, दो मेन टूल्स क्या हैं फिस्कल पॉलिसी के? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्सेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो क्या क्या खर्चे कर रही है, जितने भी खर्चे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि जो सरकार खर्चा कर रही है उसको किस चीज में खर्चा कर रही है, हमारी सरकार किस चीज में खर्चा करती है, कमेंट करो। जैसे कि डिफेंस हो गया, डिफेंस पे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पब्लिक सर्विसेज पे कितना एक्सपेंस कर रही है, कितना खर्चा कर रही है हमारी गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, पब्लिक वेलफेयर में क्या आ जाता है? पब्लिक वेलफेयर मतलब होता है जैसे स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसी स्कीम्स होती है ना जो गवर्नमेंट जैसे लेबर्स के लिए लाती है या वुमेन के लिए पॉलिसी लेके आती है। उस जैसे मिड डे मील एक प्रोग्राम है, उसमें गवर्नमेंट खर्चा कर रही है ना अपनी तरफ से, और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो कुछ मांग नहीं रही है बदले में। बस वो मिड डे मील का एक उसने पॉलिसी चला रखी है कि बच्चों को, और मिड डे मील का एक रीजन क्या है, जिससे और ज्यादा बच्चे एनरोल हो स्कूल में। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं अभी तक, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, जो गरीब घर से बच्चे आते हैं, वो और ज्यादा स्कूल जाएं। ठीक है, तो इस वजह से मिड डे मील पॉलिसी चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो किसी के वेलफेयर के लिए, किसी की भलाई के लिए गवर्नमेंट जो है, किसी सेक्शन ऑफ पीपल जो है, हमारे जो अलग अलग सेक्शन है लोगों के, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं हमारे देश में, उनके भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो पॉलिसी चलाती है वो पब्लिक वेलफेयर के अंदर में आ जाता है। डिफेंस पे खर्चा करती है और बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट करती है। एजुकेशन पे बहुत, मतलब इसका बजट आप लोग देखें तो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग रहती है गवर्नमेंट की। फिर हमारा दूसरा पार्ट है, दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है? कर। कर जानते हैं ना आप लोग? तो टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक तो खर्चा करती है, अब गवर्नमेंट कुछ लेती भी तो है बदले में। गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे मिड डे मील पे या अलग अलग स्कीम्स पे, या वो नई नई रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, नई नई रोड बना रही है, नए नए प्रोजेक्ट बना रही है, तो क्या गवर्नमेंट, जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, जो हमारे नेता लोग हैं, वो क्या अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं? नहीं, वो लोग पैसा दे रहे हैं पैसा ले करके। तो हम ही से पैसा लेते हैं, हम ही से पैसा चार्ज करते हैं, और उन्हीं पैसों का सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो टैक्सेशन में क्या होता है, हम अलग अलग सेक्शन पे या अलग अलग टाइप पे, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, तो अलग अलग टाइप्स हैं टैक्सेस के, कर के अलग अलग टाइप्स हैं जो कि गवर्नमेंट लागू करती है, इम्पोज करती है लोगों पे, पब्लिक पे, पूरे कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं उन पे। अब देखो, याद रखना कि जितने भी टैक्स लग रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन है या कोई कितना कोई पुअर पर्सन है, ठीक है, कोई गरीब इंसान है, उसके इनकम के हिसाब से, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगता ही लगता है। हर इंसान जो इस देश में रह रहा है वो टैक्स पे कर रहा है।
उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो फिस्कल पॉलिसी में जितने भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर के जितने भी डिसीजन है, मतलब कितना पैसा खर्च करेगी सरकार, और टैक्सेशन को लेकर के कि कितना टैक्सेशन, कितना कर लगाया जाएगा सरकार के द्वारा, कितना जो टैक्स है वो इम्पोज करेगी सरकार। ये दोनों डिसीजंस जो होते हैं, इनको मिला करके कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी मतलब कि कितना पैसा, मतलब कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और कितना टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों फिस्कल पॉलिसी इंपोज की जाती है, क्यों फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है? स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को। अगर स्टेबलाइज करना मतलब संतुलन लाना हमारे देश में। अगर देश में हमें सरकार को लग रहा है कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई, तो फिस्कल पॉलिसी चेंज की जाएगी। अगर वो मतलब बेसिकली संतुलन लाना है, चाहे महंगाई ज्यादा हो या पैसे का सप्लाई जो है कंट्री में बहुत कम हो गया हो, तो ये सब टाइप के जितने भी फ्लक्चुएशन आते हैं कंट्री में, उसको सुधारने के लिए फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आती है। ठीक, एक और बात, हमारे कंट्री में नोडल अथॉरिटी कौन है, कौन फिस्कल पॉलिसी को बनाता है? सरकार बनाती है, तो पता है। सरकार में किसके पास नोडल अथॉरिटी है, कौन सी? फाइनेंस मिनिस्ट्री। याद रखना इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो टूल्स कौन कौन से फिस्कल पॉलिसी, हमने देख लिया टूल कौन कौन सा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर है एक है टैक्सेशन। एक छोटा सा टूल, मेन तो दो ही टूल है इसके, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। एक छोटा सा टूल एक और आ जाता है, पब्लिक बोरोइंग। ठीक है, तो अब देखो, जब टैक्सेशन लगाया सरकार ने, तो उसने टैक्स, लोगों ने, जो हमारे देश के जितने भी सिटीजन, उन्होंने टैक्स पे किया। उन्होंने जितना टैक्स उनके ऊपर लगा था, उन्होंने टैक्स पे कर दिया। अब बात आती है कि कितना, जो मतलब अब जो पैसा मिला सरकार को, वो पैसा तो उसने खर्च कर दिया, अलग अलग रोड बनवा दिया, एजुकेशन में कुछ कर दिया, अलग अलग सेक्टर्स में उसको यूज कर लिया सही जगह पे। अब मान लो कि अचानक से उसको और जरूरत पड़ जाती है पैसों की, गवर्नमेंट को और जरूरत पैसे पड़ जाती है पैसों की। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है, उसमें अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब वो पैसे कहाँ से इंतजाम किए जाएंगे, कहाँ से गवर्नमेंट इंतजाम करेगी? और वो जरूरी भी है, ठीक है, उसको मना भी नहीं किया जा सकता। तब गवर्नमेंट क्या करती है, तब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि पब्लिक बोरोइंग। तब जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से पैसा बोरो करती है, ठीक है, उधार पे लेती है। और वो कैसे लेती है? एनएससी के द्वारा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसे कहते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, किसान विकास पत्र, अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज करती है। और आपने सुना होगा कि कई बार पब्लिक जो है, अलग अलग लोग जो है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो हम जो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं कुछ समय के लिए, तो वो पैसा जा रहा है सरकार के पास, और सरकार उसी से अपना, जो पैसा सरकार के पास आ रहा है उससे वो अपना खर्चा कर रही है। अब देखो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हमारे 3 टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देखो फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी कब होता है, जब एक ऐसी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाती है जिसमें गवर्नमेंट खर्चा भी उतना ही कर रही है जितना कि वो टैक्सेशन लगा रही है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्सेशन इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल होता है, उसे कहते हैं फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी। और ये यूजुअली तब इस टाइप की पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है जब उसको लगता है कि अभी कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में, कोई ऐसे बड़े फ्लक्चुएशंस नहीं है, या ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी में हमारे देश में, तो तब ऐसी जो गवर्नमेंट है फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी लेकर के आती है। अब आता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होता है जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है
जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है और टैक्स कम लगाती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है, पर टैक्स जो है वो कम लगा रही है। और ये क्यों करती है गवर्नमेंट? ये इस टाइप की फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों लेकर के आती है? क्योंकि उसे अनएम्प्लॉयमेंट कम करना होता है, ठीक है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ एक और रीजन है जीडीपी का बेटरमेंट करना। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करने के लिए देश में, जब गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है देश में जो कि सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेकर के आती है सरकार। साथ ही साथ दूसरा रीजन कि क्यों एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि जीडीपी जब कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जीडीपी में, तब जीडीपी मतलब सकल उत्पाद, ठीक है, तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए, जीडीपी में बेटरमेंट लाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी लाया जाता है। ये रहे इसके दो मेन रीजंस। अब आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, थर्ड टाइप एंड द लास्ट टाइप। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी का अपोजिट होता है। अब इसमें सरकार जो है वो टैक्स ज्यादा लगाएगी, कर ज्यादा लगाएगी और खर्चा कम करेगी, ठीक है, कर या टैक्सेशन वो ज्यादा लगा रही है, खर्चा वो कम कर रही है, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो। अब इसके पीछे क्या रीजन होता है? ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, टैक्स ज्यादा लगा रही है और खर्चा कम कर रही है? क्योंकि उसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन माने कि महंगाई, ठीक है, जब देश में गवर्नमेंट ये देखती है, सरकार ये देखती है कि महंगाई बढ़ गई है देश में, तब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार लेकर के आती है। अब देखो कैसे इन्फ्लेशन कम होगा, कैसे इन्फ्लेशन कम होगा। यहाँ पे आपने देखा है कि जो सरकार है टैक्सेशन ज्यादा लगा रही है। अब टैक्स में मान लो मैं कमा रही हूँ, ठीक है, टैक्स जो है मेरे, अब सरकार कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी लेकर के आई, तो अब मेरे ऊपर जो टैक्सेशन लगा है उस हिसाब से जो पहले टैक्सेशन था उससे ज्यादा ही लगा है, तो पहले से अब मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ज्यादा मेरे ऊपर कर लगा तो मुझे ज्यादा सरकार को कर देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जितना, पहले मान लो पहले मेरे पास 100 रुपए बचता था एक महीने में, अब मेरे पास खाली 70 रुपए बचेगा एक महीने में, तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा कम हो गया। तो इसकी वजह से अब मेरे पास पैसा कम हो गया खर्च करने के लिए, तो फिर मैं चीजें भी कम खरीद पाऊंगी। पहले मैं 100 रुपए से ज्यादा चीजें खरीद पाती थी, अब मुझे 70 ही रुपए की चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो उसकी वजह से ना मैं खर्च ज्यादा करूंगी, ठीक है, मेरे पास पैसे कम है तो मैं खर्च भी कम करूंगी, उसकी वजह से चीजों की डिमांड भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है हमारी कंट्री का वो भी कम हो जाएगा। अब देखो रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? 5 मेन रोल हैं फिस्कल पॉलिसी के। इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेबलाइज करना, स्टिमुलेट करना, ठीक है, बूस्ट करना अनएम्प्लॉयमेंट को, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में लेकर के आना, इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट, लोग जो है वो ज्यादा, जो कंपनीज हैं वो अलग अलग जगह ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, वो ज्यादा पैसे लगाएं अलग अलग सेक्टर्स में, उसके लिए फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है। और मैनेज करना बिजनेस साइकिल को। स्टार्ट करते हैं बिजनेस साइकिल से, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज वॉलेज लेवल का टॉपिक है ये, नेट जेआरएफ वगैरह का जो एग्जाम है उसमें ज्यादा आता है, या फिर मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि बिजनेस साइकिल में 4 चीजें आती हैं: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ठीक है। बूम वाले पीरियड में क्या होता है?
कोई भी कंट्री जो है, कोई भी कंट्री, ना सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, कोई भी कंट्री, उसमें बिजनेस साइकिल्स चलते रहते हैं। हर वक्त कोई ना कोई कंट्री जो है वो किसी एक पीरियड से तो चल ही रही होती है, यूजुअली ऐसा ही होता है। तो इसका जो पहला पीरियड होता है उसमें ये होता है कि बूम का जो पीरियड होता है इसमें सारी चीजें सही चल रही होती है, एम्प्लॉयमेंट भी कम नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल लेवल पे होता है, इन्फ्लेशन नहीं होता, जो डिमांड होती है, जो मांग होती है वस्तुओं की वो ज्यादा होती है, सेवाओं की जो सर्विसेज की जो मांग है वो ज्यादा होती है। फिर बीच बीच में कभी कभार आ जाता है, और ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि अभी 3 महीना बूम चलेगा, फिर 3 महीने रिसेशन चलेगा, 3 महीना डिप्रेशन चलेगा, ये वाला पीरियड नहीं है। ये कुछ कुछ रीजन से अलग अलग कंट्री में ये सारे पीरियड्स, इनमें से कोई एक पीरियड आ जाता है। रिसेशन मतलब कि मान लो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, महंगाई बढ़ गई, जब ये रिसेशन जो है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाता है कंट्री में, तो डिप्रेशन आता है। मतलब रिसेशन मान लो कि जब एकदम प्लस 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 लेवल पे चला जाए तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है, पॉलिसीज लेकर के आती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स में, और गवर्नमेंट के सब्सिडीज के द्वारा, तो उस पीरियड को रिकवरी पीरियड कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत हो, इसमें आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। तो गवर्नमेंट जब देखती है कि इसमें से कोई प्रॉब्लमेटिक पीरियड चल रहा है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि रिसेशन का पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, कि बहुत कुछ, जैसे मान लो इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई कंट्री में है, या डिप्लेशन हो गया, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, इन सब चीजों को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी लेकर के आती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है गवर्नमेंट। इसमें हमने एक रोल ये भी तो देखा, एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो देखा हमने फिजिकल पॉलिसी का, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो कैसे वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है कंट्री में जब जरूरत पड़ती है। तो मान लो राजस्थान का कोई एक एरिया मान लो, ठीक है, राजस्थान में कोई एक एरिया है, कोई एक छोटा सा शहर टाइप का है, जहाँ पे कंपनीज नहीं, लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं उस सारे एरिया में, उन 2-3 शहरों में। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कंपनी नहीं है, वहां पे नौकरी ही नहीं है, तो नौकरी करेंगे कहाँ लोग, ठीक है। अब लोगों को या तो माइग्रेशन करके, या तो लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा बड़े बड़े शहरों में, जो दिल्ली, बैंगलोर, नोएडा, यहाँ पे जाकर नौकरी करेंगे वो लोग। ये दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, तो वो लोग चले जाएंगे जो स्किल्ड लेबर है, जिनके पास, जिन्होंने जो स्कूल गए हैं, जिनके पास नॉलेज है चीजों की, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है, जो लोग लेबर हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उन लोग के लिए क्या करें, वो जा सकते हैं बाहर, बहुत कम लोग जा सकते हैं, पैसा लगाना पड़ता है बाहर जाने के लिए, पता नहीं है अभी आप लोग को, तो नौकरी करोगे तब पता चलेगा। तब देखो सरकार क्या करती है कि मान लो एक शहर का नाम रख देते हैं ABC, ठीक है, इस एरिया में राजस्थान की मान लो गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कंपनीज को लेकर के आ जाए, ठीक है, यहाँ पे सेटअप कर दें, और वहां पे अब सेट कोई कंपनी किसी नई जगह आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो लोगों को बुलाएगी कि हमारे यहाँ आके नौकरी करो। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसी किसी कंपनी को कह दिया, तब तो कंपनी नहीं जाएगी, कंपनी हर जगह अपना फायदा देखती है। कोई भी बनिया है, कोई भी कोई भी बिजनेसमैन है, वो सबसे पहले, या बिजनेस वुमेन है, वो सबसे पहले देखता है अपना फायदा, फायदे के लिए अपना वो काम कर रहा है, मेन उसका एम होता है प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, वो सब्सिडी देती है कंपनीज को। मान लो कोई एक कंपनी थी, मान लो डाबर कंपनी है, ठीक है, डाबर की कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने डाबर एक जगह अपना सोच रही थी कि अपनी वो नई ब्रांच खोलेगी, अपनी वो नई फैक्ट्री खोलेगी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में मान लो उसने सोचा कि अपनी मैं फैक्ट्री खोलूंगी, लेकिन गवर्नमेंट उसके पास अगले दिन आती है, गवर्नमेंट का कोई बंदा आता है, कहता है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी लॉन्च करती है, एक स्कीम लॉन्च करती है बेसिकली, वो कहती है कि जो कंपनीज इस एरिया में ला करके अपनी कंपनी सेटअप करेगी, उसको हम सब्सिडी देंगे, उसको हम कुछ कुछ चीजों में छूट देंगे, या फिर कुछ हम उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब ये तो लॉजिक वाली बात हो गई ना, कि अगर लखनऊ में कंपनी लगाने पे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी उसका फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर वो ABC एरिया में जाकर के कंपनी लगाती है, तो उसको गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, कहीं पर कंपनी लगाने पे उसे सब्सिडी या डिस्काउंट या पैसे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी वहां जाएगी। तो वैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी या इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करती है
कंपनीज को कि आप इस एरिया में अपने फर्म सेटअप करो, अपनी कंपनी सेटअप करो। अब नए एरिया में कंपनी जाएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस कि कैसे फिस्कल पॉलिसी बढ़ाता है रोजगार को देश में। फिर आता है यहीं पे, अब देखो उसी कंपनी का, डाबर कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रोल है एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ने लखनऊ छोड़ करके क्या किया, उसने लखनऊ को कट कर दिया कि अब मैं यहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप नहीं करूंगी, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करूंगी, मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊंगी, एबीसी सिटी में। ठीक है, तो ये हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है इससे। जब कहीं पे आपको फायदा दिखेगा तो आप अपनी कंपनी भी वहीं सेटअप करोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि गुड सर्विसेज इन सबका प्रोडक्शन। और इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। Fiscal policy has a part to stimulate or slow down economic activity depending on the prevailing economic conditions. अब देखो, हाँ, जब किसी नई जगह पे नई इंडस्ट्री जाती है, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहां पे इंक्रीज होती है। मान लो जैसे दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, ये सब बहुत सारे फेमस जगह हैं जहाँ पे जो आईटी हब्स जिन्हें कहा जाता है, वहीं पे अब गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि नई नई स्मार्ट सिटीज बने, नए नए आईटी हब्स बने जिसपे गवर्नमेंट काम भी कर रही है। जैसे लखनऊ का आईटी हब बनाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वैसे ही नए नए, पहले खाली नोएडा गुड़गांव तक ही आईटी हब सीमित था, है ना। वो कहाँ तक एक्सपैंड हुआ, कहाँ तक उसको बढ़ाया गया सरकार के द्वारा, उसको वो बढ़ाया गया हाँ गाजियाबाद तक, दिल्ली पूरा हब बन गया। तो ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार बढ़ाती है अलग अलग जगह पे। ये थे कुछ रोल्स, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है कि कैसे फिस्कल पॉलिसी कंट्री में उसका क्या रोल है। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का भी पढ़ा है, क्या होता है, पढ़ा है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले तो बता दें कि हम फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, उसको देती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, किसी भी देश में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, उस देश का सेंट्रल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, उसको कमेंट करो, मैं नहीं बता रही, जल्दी से कमेंट करो। सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं इंडिया में, ठीक है। हमने देखा था दो पार्ट्स कौन कौन से फिस्कल पॉलिसी के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्सेशन। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो पार्ट्स हैं, दो टूल्स हैं। फर्स्ट है मनी सप्लाई, दूसरा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री में मनी सप्लाई पे डिसीजंस लेता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेता है। मनी सप्लाई मतलब कि कितना देश में पैसा रहेगा, उसका सप्लाई बढ़ाना है कम करना है, डिमांड कितनी है पैसों की, मनी की कितनी डिमांड है हमारी कंट्री में इस वक्त, किसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इसका डिसीजन कि कितना पैसा सप्लाई किया जाएगा, कितना पैसों का सप्लाई घटाना है बढ़ाना है, वो डिसीजन, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट, ब्याज का कितना दर रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट देश में बढ़ाना है कि इंटरेस्ट रेट देश में कम करना है, ब्याज का दर बढ़ाना है कि ब्याज का दर कम करना है। तो ये दोनों जो डिसीजन होते हैं, इन दोनों डिसीजन को कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में इन दोनों चीजों के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। यही दो टूल भी हैं जिसके बेसिस पे हम मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का जो लेवल है वो घटाते बढ़ाते रहते हैं।
चलो, ये तो हमने देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मौद्रिक नीति होती क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द सेंट्रल बैंक पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई एंड डिमांड इन द इकोनॉमी। दूसरा, हम पर्पस क्या है, हमारा पर्पस फिस्कल पॉलिसी का क्या था, संतुलन लाना इकोनॉमी में, देश में संतुलन, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। इसका मेन पर्पस क्या है, मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी वाइल सीकिंग ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कैसे देश में ग्रोथ लेकर के आना है, डेवलपमेंट लेकर के आना है, वो तो हम गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती ही रहती है। साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी कैसे रखनी है, अचानक से चीजों की जो कीमत है वो ना बढ़ जाए। चीजों की कीमत जब बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन कहते हैं ना। जब प्राइस अचानक से वस्तुओं का, कमोडिटी का, गुड्स का बढ़ जाता है अचानक से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन, महंगाई। तो महंगाई को मैनेज करना, प्राइस स्टेबिलिटी कंट्री में लेकर के आना, कीमत में स्टेबिलिटी लेकर के आना, संतुलन लेके आना चीजों की, वो मेन पर्पस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इंडिया में सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये मेन इशूइंग अथॉरिटी है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, हमारे 3 टाइप्स थे फिस्कल पॉलिसी के, अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी के भी 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट, अमाउंट मतलब मुद्रा, टोटल मनी supply in the economy, which creates more economic activity and results in a sharp rise in GDP, which accelerates growth of the economy. इसमें मॉनेटरी पॉलिसी जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर के आती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आती है, तो इसमें वो ट्राई करती है कि जितना भी देश में टोटल मनी सप्लाई है, टोटल जितना भी कुल मिला के जितनी भी मुद्रा है, जितना भी पैसा है देश में, उसको बढ़ाया जाए, उसकी सप्लाई को बढ़ाया जाए। तो ये मेन एम होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसकी वजह से जो कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कंट्री में आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना एक तो पर्पज होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी उसकी वजह से क्या होगा, देश का ग्रोथ होगा, देश में और डेवलपमेंट होगा। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहले तो जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंपोज हो गई तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट भी तो पड़ना है। लो इंटरेस्ट रेट, इसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लागू होते ही जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज का जो दर है, वो कम हो जाता है। इसमें आरबीआई रिड्यूस कर देता है रेपो रेट को, बैंक रेट को, एसएलआर को। अभी इन सब टॉपिक्स को, तीनों 5 टॉपिक्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से, उसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट, ब्याज का दर कम हो जाता है। दूसरा, चीजों की, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है, मांग जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बढ़ जाती है। अब देखो, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, मेरे ऊपर जितना इंटरेस्ट रेट, मैंने जो लोन लिया है कहीं से, और उस पे जो इंटरेस्ट रेट, ब्याज का जो दर है वो कम हुआ, तो मेरे पास तो, मुझे तो पैसे कम ही देने हैं ना बैंक को वापस, तो मेरे पास तो पैसे बढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं, अब मेरे पास पैसे ज्यादा आए हैं, आने लगे हैं अब से, तो मैं खर्चा भी ज्यादा करूंगी, है ना। पहले मेरे पास 100 रुपए बचता था, अब मेरे पास 120 रुपए बचे, तो 20 रुपए भी मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूंगी। तो ये डिमांड बढ़ाता है गुड्स एंड सर्विसेज की, वस्तुओं की, सेवाओं की देश में। अब आता है दूसरा टाइप, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्रीज करता है टोटल मनी सप्लाई को इन द मार्केट, जब मार्केट होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर में। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब लेकर के आती है आरबीआई, ये लेकर के आती है जब कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा होता है, ठीक है, महंगाई जब चल रही होती है कंट्री में, तब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आती है। इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आती है आरबीआई। इससे क्या होता है, इसमें देखो, एक्सपेंशनरी में आरबीआई क्या करती है, टोटल मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। इसमें टोटल मनी सप्लाई बढ़ रही है, इसमें टोटल मनी सप्लाई घट रही है। इसमें टोटल मनी सप्लाई, जितना भी टोटल
मुद्रा है हमारे देश में, जितना भी टोटल पैसा है हमारे देश में, कुल मिला के जितना भी पैसा है उसको ये कम करती है कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट घट रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यहाँ पे डिमांड जो है चीजों की वो बढ़ रही थी, यहाँ पे लेकिन घट जाएगी। ठीक है, अब हमें समझने हैं 5 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम हलंग तक याद रखो। ठीक है, एकदम सोते जगते इसको ही रट लो, ये भूलना नहीं आप लोग को। हमारा पहला टॉपिक है रेपो रेट, दूसरा है बैंक रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स द शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक विद कोलैटरल। ठीक है, अब देखो रेपो रेट क्या होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज का दर होता है जिसपे आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक्स को। यहाँ पे जो मैंने बैंक लिखा है ये होता है कॉमर्शियल बैंक, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, इंटरेस्ट रेट वो ब्याज का दर जिस पे आरबीआई देश के बाकी कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां पे लिखा है विद कोलैटरल, अभी कोलैटरल वाली बात करेंगे हम लोग। ये हो गया रेपो रेट। अब आता है बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है एट विच आरबीआई प्रोवाइड करता है इमीडिएट कैश नीड्स टू बैंक्स विदाउट रिक्वायरिंग एनी कोलैटरल। अब इसमें डिफरेंस याद रखना, रेपो रेट भी वही रेट होता है जिस रेट पे जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड करती है बैंक को, लेकिन ये कब अप्लाई होता है, इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स, जो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रही है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को। बैंक रेट होता है ये वो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, ये वो ब्याज का दर होता है जिस पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है। लोन कौन से टाइप का, शॉर्ट टर्म लोन नहीं, यहाँ पे जो इमीडिएट कैश नहीं। अचानक से मान लो किसी कॉमर्शियल बैंक को अचानक से आज के आज, ठीक है, मान लो मेरा एक कॉमर्शियल बैंक है और मुझे आज के आज अचानक से कुछ अमाउंट ऑफ कैश की, पैसों की जरूरत पड़ गई तुरंत वाली, तो मुझे रेपो रेट नहीं मिलेगा, मुझे मेरे ऊपर कौन सा रेट अप्लाई होगा, मेरे ऊपर अप्लाई होगा बैंक रेट। तो ये वो ब्याज का दर होता है जिसपे आरबीआई इमीडिएट कैश नीड्स, ठीक है, अचानक से जो कैश की या पैसों की जरूरत पड़ गई कॉमर्शियल बैंक को, ये तब जो लोन प्रोवाइड करती है, ये वो वाला इंटरेस्ट रेट होता है। अब देखो इसमें एक डिफरेंस हम लोग ने देख लिया कि इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड होते हैं, यहाँ पे बैंक रेट में इमीडिएट अचानक से जो लोन्स प्रोवाइड किए गए वो ये उस पर बेस्ड होता है। दूसरा डिफरेंस होता है कि रेपो रेट जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है कोलैटरल के साथ। कोलैटरल मतलब कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रही है तो उसके बदले कोई चीज वो अपने पास रखेगी एज अ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या होता है, मतलब ये जो सिक्योरिटी होती है ये होता है कोलैटरल, मतलब कि कोई चीज वो गिरवी रखेगी, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, अगर मैं कॉमर्शियल बैंक हूँ और मैं आरबीआई के पास पैसा लेने के लिए जा रही हूँ, ठीक है, तो आरबीआई मुझे ऐसे ही नहीं लोन दे देगी, वो मुझसे कोई चीज पहले बदले में मांगेगी कि जब तक तुम मुझे मेरा पैसा जब तक वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हारी ये सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी। तो यहाँ पे रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई कोलैटरल के बेसिस पे, ठीक है, कोलैटरल के साथ लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई भी चीज उससे बदले में नहीं चाहिए होती बैंक रेट में। बैंक रेट में विदाउट एनी कोलैटरल, यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं होता, आरबीआई जो है वो तुरंत कैश जितना जरूरत है कॉमर्शियल बैंक को उतना दे देती है। फिर तीसरा आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये वो ब्याज का दर होता है। अब यहाँ पे आरबीआई नहीं दे रही है लोन, अब यहाँ पे जो आरबीआई है वो ले रही है लोन, ठीक है। तो ये वो ब्याज का दर होता है, इंटरेस्ट रेट ये वो वाला होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे बोरो करती है, पैसे लेती है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों करती है, आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई,
उसके पास तो अच्छा खासा पैसा है, वो आरबीआई वो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, तो वो इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बेसिकली इन्फ्लेशन के उस टाइम पे होता है, जब महंगाई देश में बढ़ जाती है और उसको मनी सप्लाई कम करना होता है कंट्री में, तब वो आरबीआई पैसा अपने पास लेकर के बोरो करके रख लेती है कॉमर्शियल बैंक से, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक पैसा ना दे पाए, तो जितना वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्मल पब्लिक को उसको कम कर दें। ये 3 टॉपिक अच्छे समझ में आ गए। फिर हमारा आ जाता है एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या होता है? द परसेंटेज of a bank's total deposit that it must maintain in the form of liquid asset, cash, gold, approved securities on daily basis for offering before offering credit. तो कॉमर्शियल बैंक्स को ध्यान से समझना, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को हर दिन, ठीक है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में अपने पास एक अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ अपना लिक्विड एसेट, अपना जो कैश है, गोल्ड है और सिक्योरिटीज है, वो डेली बेसिस पे एक प्रॉपर अमाउंट जो कि सेट किया गया है आरबीआई के द्वारा, उतना अपने पास रखना होता है एज अ रिजर्व, ठीक है। वो उन पैसों में से लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती लोगों को। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, अब देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं बता दूं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक हम जैसे नॉर्मल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है, और हमसे पैसे जब हमें पैसे भी डिपॉजिट करने होते हैं, वो हमारी जो नॉर्मल बैंकिंग होती है ना नॉर्मल पब्लिक की, वो हम किससे करते हैं? वो हम आरबीआई से जाके नहीं करते हैं, वो हम करते हैं कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक किससे पैसे लेता है? वो लेता है आरबीआई से, वो लेता है सेंट्रल बैंक से। तो जो हमें ये तो पता है कि कॉमर्शियल बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब नाम तो सुने ही होंगे आपने। तो ये सब बैंक्स जो हैं हमें लोन प्रोवाइड करती है, जनरल पब्लिक को ये तो पता है ना कि लोन प्रोवाइड करती है। तो वो लोन सारे अपने, उसके पास मान लो 100 करोड़ रुपीस हैं अगर किसी बैंक के पास, तो वो 100 के 100 करोड़ उसको लोन में नहीं दे सकती, उसको थोड़ा बहुत पैसा अपने पास बचा के रखना पड़ेगा हमेशा, डेली बेसिस पे, हर रोज उतना पैसा उसके पास होना चाहिए। तो सिर्फ उसे पैसे नहीं आते, उसमें कैश आ जाता है, उसमें गोल्ड आ जाता है, उसमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है वो आ जाता है, ठीक है। ये एसएलआर जो है टाइम टू टाइम जो आरबीआई है वो सेट करता है, सेट बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। एसएलआर का जो जितना एसएलआर एक टोटल अमाउंट होता है जो कि सेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और उतना अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व सिक्योर करके रखना होता है डेली बेसिस पे। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। दिस refers to the proportion of total deposit of the commercial banks which they must keep in the form of cash reserves with the RBI before offering credit. अब यहाँ पे हम लोग पहले बात कर रहे थे लिक्विड एसेट्स की, कि कितना लिक्विड एसेट्स जो हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास हर दिन बचा के रखने हैं। यहाँ पे सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, कितना ये सीआरआर भी सेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। सीआरआर भी होता है कि कितना पैसा, कितना कैश रिजर्व्स अपने पास रिजर्व करके रखेगी कॉमर्शियल बैंक किसी और को लोन देने के पहले, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक अपना कॉमर्शियल बैंक खोला, ठीक है, मैं एक कॉमर्शियल बैंक हूँ, तो अगर मुझे किसी को लोन देना है, किसी एक कस्टमर को लोन देना है, तो उसके लिए पहले मुझे एलिजिबल होना पड़ेगा, पहले मुझे सारी जितनी भी सरकारी फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन क्या है सीआरआर की, कि पहले मैं थोड़ा अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो आरबीआई के साथ, ठीक है, आरबीआई के पास यहाँ पे जितना भी कैश रिजर्व था, जितना भी लिक्विड एसेट था एसएलआर में, वो उतना परसेंटेज ऑफ एसएलआर, उतना परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट वो कॉमर्शियल बैंक्स अपने पास रख रहे थे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है सीआरआर में? यहाँ पे जो कैश रिजर्व है, जो कि जो सीआरआर सेट किया गया, जितना अमाउंट ऑफ सीआरआर, ठीक है, कि अपने पास मेंटेन करके रखना है, वो कॉमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखते हैं, वो जमा करते हैं आरबीआई के पास। मान लो आरबीआई ने कंडीशन रखी कि
हमारे पास 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ आप लोग टोटल जितना कैश रिजर्व है उतना हमारे पास रखो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो 50 करोड़ से ये कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखेंगे। जब वो टोटल 50 करोड़ आरबीआई को जमा कर देंगे उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं, उसके बाद ही आरबीआई उनको अलाउ करता है कि ठीक है आप तुम लोग बाकी पब्लिक कस्टमर जितने भी आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में कि हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। कभी कभार डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में, पर कई बार क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं कि सीआरआर बढ़ रहा है, सीआरआर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे क्या होगा, या एसएलआर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे क्या होगा। तो जब सीआरआर और एसएलआर बढ़ता है, ठीक है, जब सीआरआर और एसएलआर बढ़ेगा तो ये क्या शो करता है, ये सिग्नल करता है कि बैंक्स नीड टू मेंटेन हेल्दी रिजर्व्स ऑफ लिक्विडिटी, दे आर टू रिस्ट्रिक्ट द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अगर सीआरआर और एसएलआर बढ़ रहे हैं तो वो क्या दर्शाता है, वो ये शो करता है कि जो बैंक्स हैं उनको अपने पास, मान लो वो पहले 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रुपए हर महीने अपने पास हर दिन अपने पास सेव करके रख रहे थे, तो अब उसको ये सिग्नल करता है कि अब आपको थोड़ा और अपने पास सेव करके रखना है। अब आपको मान लो 70 लाख रुपए अपने पास हर महीने सेव करके रखने हैं। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक जो है अपने पास पैसे ज्यादा रखेंगे अपने, और जो पब्लिक है उनको पैसा एज अ लोन, ठीक है, एज अ लोन वो कम प्रोवाइड करेंगे। अब देखो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन और मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन तो आप लोग देख ही चुके हो। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक कौन, आरबीआई, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लुएंस करना मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को, कितना पैसा टोटल मनी सप्लाई कितना होगा, डिमांड को कंट्रोल करना। इसके दो मेजर टूल्स कौन कौन से हैं, इसके मेजर टूल्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, और एक और टूल एक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज पब्लिक बोरोइंग। मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स हैं, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख लोगे, गूगल पे अभी भी जाकर के देख लोगे, तो हमेशा ये जो बैंक रेट होता है ये रेपो रेट से ज्यादा होता है। ये एक फैक्ट है, कहीं पे नोट डाउन करके रख लो कि बैंक रेट हमेशा ज्यादा होता है रेपो रेट से, ठीक है। और ये क्यों होता है, अचानक से भाई तुम लोन मांगोगे, अचानक से कमर्शियल बैंक आकर के तुरंत लोन मांगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि रेट तो ज्यादा लगेगा ही, कमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट, ज्यादा ब्याज का दर लगाएगी। ये चार्ट एक बार देख लेना एग्जाम में जाने के पहले। अब देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी हमारे कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू। आप कितना भी पढ़ लो, आप पूरी बुक पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप मॉक नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन, तब तक आप रियल में जब एग्जाम में बैठोगे तब आप एकदम घबरा जाओगे, कोई अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा तो।
जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो पहले से, एग्जाम के पहले कई बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा सा रीजनिंग लगा करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सारे नहीं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन 4 में से। भले आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता आपको, फिर भी आपने कुछ तो आरबीआई के बारे में पढ़ा है, कुछ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सेबी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो आप एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। और ये आप कैसे एलिमिनेट करना सीखते हो, ये वाली टेक्निक कहाँ से सीखते हो आप? ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास जो भी क्लासेस आपको पसंद आती है उस क्लास में जो आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिस्कल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में, भारत में फिस्कल पॉलिसी को कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन बनाता है फिस्कल पॉलिसी को? पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, या है नीति आयोग। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने शायद 2 बार तो एटलीस्ट बताया ही है, 2-3 बार तो मैंने इस लेक्चर में बताया है इस क्वेश्चन को। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी या नीति आयोग? और ये ऑनेस्टली देना है भैया, कहीं गूगल पे जाके चेक मत करना, खुद से मुझसे चीटिंग कर सकते हो, अपने आप से चीटिंग मत करो। ओके, टाइम्स अप। तो सही आंसर है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमने ये तो पढ़ा था कि गवर्नमेंट हैंडल करती है, गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल है फिस्कल पॉलिसी का, उसको बनाने का। गवर्नमेंट में कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इम्पोजेस हायर टैक्सेस टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब सरकार, लेट मी चेंज माय पेन कलर, जब सरकार ज्यादा कर लगाती है, जब हायर टैक्सेस को इम्पोज करती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने के लिए, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी का, या नन ऑफ द अबव? इन तीनों में से कोई भी नहीं। सरकार जब इम्पोज कर रही है हायर टैक्सेस को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ज्यादा कर लगा रही है और महंगाई को कम करने के लिए, तो ये किस टाइप की फिस्कल पॉलिसी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? स्टार्टिंग में मैंने सिंपल ही क्वेश्चंस रखे हैं, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके, तो सही आंसर है, सही उत्तर है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन बढ़ा देती है, कर जितना लगाना है, टोटल जो अमाउंट ऑफ कर लगाना, जितना उसको टैक्स इम्पोज करना है, कर लगाना है,
उसको बढ़ा देती है और जो गवर्नमेंट खर्चा, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको कम कर देती है। कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में वो खर्चा कम करती है और टैक्स ज्यादा लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर टैक्सेस आ जाता है कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में। और रिड्यूस करना इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे मैंने तो नॉट हाईलाइट कर दिया है। कई बार क्वेश्चन पेपर्स में नॉट ऐसे अपर केस में नहीं होता। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, और अच्छा कहीं पे दिखे नॉट तो उसको ऐसे ही मत छोड़ो। पता चला नर्वस हो, एग्जाम जब चल रहा है तो फिर उसको हाईलाइट कर दो, उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो पेंसिल से, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा टूल फिस्कल पॉलिसी का नहीं है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना सरकार खर्चा कर रही है, टैक्सेशन कितना कर लगा रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक बोरोइंग कितना पैसा वो पब्लिक से ले रही है उधार पे। ओके, टाइम्स अप। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमने देखा था, टूल्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा था, टैक्सेशन भी पढ़ा था, पब्लिक बोरोइंग की जब पैसे रेवेन्यू खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन से लिया हुआ पैसा खत्म हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या ऑप्शन चूज करती है? अब वो वापस से तो टैक्स नहीं लगा सकती एक साल के पहले, है ना। तो ये पब्लिक से पैसे बोरो करती है कुछ समय के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मेंस के लिए हम नए बैच में इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो आप प्रीलिम्स बस इतना जान लो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। जब सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स सिक्योरिटीज को, ठीक है, सिक्योरिटीज को, फिर आ जाता है बॉन्ड्स को खरीदने का, ठीक है, खरीदने का और बेचने का काम करती है, सेलिंग एंड बाइंग, उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन? सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को जब खरीदती है और बेचती है तो ये इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक की? इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका एक आपने एग्जांपल सुना होगा, आपने कभी तो सुना ही होगा, एनएससी, जिसे हम कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कई सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिनको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। साथ ही साथ एक एग्जांपल और, किसान विकास पत्र सुना है कभी? किसान विकास पत्र, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा याद रखो, दो टाइप के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल। अभी तक जितने भी हमने टूल्स पढ़े, ठीक है, उसको मैंने जानबूझ के इसमें मेंशन नहीं किया था।
जितने भी हमने टूल्स पढ़े थे, 5 टूल्स पढ़े थे ना फिस्कल पॉलिसी में, सॉरी उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में। तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमने 5 टूल्स पढ़े थे उसमें से क्या लगता है कि कौन सा टूल क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वालिटेटिव है। तो इसमें कुछ तो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है, एनसीईआरटी मैंने पहले ही कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ करके लेक्चर देखना। तो ये जितने भी 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है वो क्वालिटेटिव नहीं है, क्योंकि बाकी 3 जो होंगे वो क्वालिटेटिव है टूल्स, एक कोई ऐसा है जो क्वालिटेटिव नहीं है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी मॉरल सुएशन, ऑप्शन सी क्रेडिट राशनिंग, ऑप्शन डी पब्लिक डेट। दस सेकेंड है, जल्दी से बताओ। रेपो रेट है, मॉरल सुएशन है, क्रेडिट राशनिंग है या पब्लिक डेट है? कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में नाम से तो फर्क पता चल रहा है ना। जितने भी अगर किसी की क्वांटिटी कितनी उसकी अमाउंट है उससे रिलेटेड कोई चीज जिसमें काम हो रहा है तो वो सब क्वांटिटेटिव हो जाता है। जब पॉलिसी के जरिए कुछ चेंजेस लाए जाते हैं तो वो होता है क्वालिटेटिव। तो कौन सा लगता है कौन सा क्वालिटेटिव नहीं होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज रेपो रेट। रेपो रेट में ये जो तीनों ये पॉलिसी काइंड ऑफ टूल्स हैं, इसमें पॉलिसी के जरिए इनके प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम्स हैं जो कि जिनके जरिए मॉनेटरी पॉलिसी का एज अ पार्ट बन के काम करते हैं मनी सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए कंट्री में। यहाँ पे रेपो रेट क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव टूल है, ठीक है। हमने जो 5 टूल पढ़े थे, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये पांचों के पांचों क्वांटिटेटिव ही है, ठीक है। और ये यही 5 जो है यही इंपॉर्टेंट भी है। जो क्वालिटेटिव है अगर मैंने इसमें नहीं डाला है तो वो फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वालिटी और प्री एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ऑफ RO समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। बस इतना जानो कि कौन से वो 3 है जो क्वालिटेटिव है। रेपो रेट क्वांटिटेटिव है, मॉरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग, पब्लिक डेट तो इसका पार्ट ही नहीं है। मॉरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग क्वालिटेटिव है। Coming to next question, that is question number 5. What happens when the RBI increases the cash reserve ratio? जब CRR बढ़ता है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसी लेक्चर में कि जब CRR बढ़ता है या SLR जब बढ़ता है तो क्या होता है। क्या होता है जब RBI बढ़ाता है CRR को? सबसे पहले बैंक्स हैव मोर मनी टू लेंड। जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है उधार देने के लिए, जो है लोन्स देने के लिए पब्लिक को। ये सही ऑप्शन है। या बैंक्स हैव लेस मनी टू लेंड, बैंक्स के पास कम पैसा हो जाता है लोन देने के लिए। या फिर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाते हैं, घट जाते हैं इंटरेस्ट रेट। या फिर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, मतलब कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो बढ़ती है कंट्री में। कौन सा इन सब में से करेक्ट ऑप्शन है? क्या होता है जब CRR बढ़ता है देश में हमारे? जब CRR बढ़ेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। जब CRR बढ़ता है तब क्या होता है? तो RBI कहती है कि भैया अपने पास और पैसे रखो, अपने पास और कैश रिजर्व रखो। और जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास ये कहा CRR बढ़ेगा तो उनके पास ये डायरेक्शन आ जाता है कि अब हमें कम लोन देना है,
ठीक है। अब हमें अपने पास कैश रिजर्व ज्यादा रखने हैं, तो अब क्या वो अपना पैसा और अपने पास रखेंगे, लोन नहीं देंगे तो क्या होगा, उनके पास लोन देने वाला पैसा कम हो जाएगा। बैंक्स हैव लेस मनी टू lend. Then question number 6, which of the following is an expansionary monetary policy measure? सबसे पहला है increasing SLR, दूसरा है raising the repo rate, third is reducing the CRR, fourth is increasing the bank rate. इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, ना कि फिस्कल पॉलिसी की। तो इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? एसएलआर बढ़ता है या रेपो रेट बढ़ता है, सीआरआर घटता है या बैंक रेट बढ़ता है? करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूसिंग सीआरआर। क्यों? क्योंकि हमने एक तो पढ़ा था कि डिमांड इंक्रीज होता है, दूसरा इम्पैक्ट क्या पढ़ा था हमने, इंटरेस्ट रेट जो है वो घट जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट घटने पे क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सीआरआर और ये सारी चीजें आरबीआई जो है वो कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच रेट डज द आरबीआई यूज टू कंट्रोल लिक्विडिटी बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स? इन सब में से आरबीआई कौन सा मतलब इन सब में से क्या आरबीआई कौन सा रेट यूज करता है आरबीआई लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, पैसे का जो दर है देश में उसको कंट्रोल करने के लिए किसके द्वारा? बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात हो रही है। विच रेट डज द आरबीआई यूज टू कंट्रोल द लिक्विडिटी बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स? ये कौन सा केस है, कौन सा रेट है जहां पे आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर? कौन सा रेट है, ध्यान से सुनना, कौन सा रेट है जहां पे आरबीआई बोरो करता है पैसे कमर्शियल बैंक से, और क्यों करता है? कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल। द करेक्ट ऑप्शन इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ही होता है ना, ये वही वाला ब्याज का दर है ना जहां पे आरबीआई जिस रेट पे पैसे बोरो करता है कमर्शियल बैंक से कंट्री में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। What do we call the instruments of monetary policy which directly affect the quantity of money supply? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का जो कि डायरेक्टली मनी सप्लाई को, ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इफेक्ट करता है मनी सप्लाई को? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मनी इंस्ट्रूमेंट्स या नन ऑफ द अबव? The correct option is quantitative instruments. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पहला है वो डायरेक्टली मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन द सीआरआर इंक्रीजेस? क्या होता है जब सीआरआर बढ़ता है? आई गेस ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्रेडिट दैट कमर्शियल बैंक्स कैन लीगली क्रिएट डिपेंड्स ऑन देयर। कितना क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है लोन, सिंपल भाषा में इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, अदरवाइज इसका जो नॉर्मल जो पब्लिक यूज करती है वर्ड वो होता है लोन्स। तो मैक्सिमम क्रेडिट
कितना कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं जनरल पब्लिक को। कॉमर्शियल बैंक हम लोग को ही तो पैसे प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग किस लिमिट तक, कितने पैसों तक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उनके गोल्ड रिजर्व्स पे, उनके या कैश रिजर्व्स पे विद आरबीआई, उनके एसएलआर पे, या उनके टर्म डिपॉजिट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई गेस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। इसको मार्क कर लो एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस लिमिट तक कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये सीआर एसएलआर पे डिपेंड करता है, कैश रिजर्व्स पे आरबीआई पे डिपेंड करता है, गोल्ड रिजर्व्स पे डिपेंड करता है, टर्म डिपॉजिट पे डिपेंड करता है। The correct answer is cash reserves with the RBI. कितना किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक कॉमर्शियल बैंक ने कितना कैश रिजर्व्स रख रखे हैं आरबीआई के साथ, ठीक है। आरबीआई के पास कितने कैश रिजर्व्स रख रखे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि कितना वो लोग जनरल पब्लिक को दे सकते हैं। जितना ज्यादा कैश रिजर्व होगा उतना ज्यादा वो जनरल पब्लिक को लोन दे सकते हैं। जो कम पैसे रखेगा आरबीआई के साथ उसको कम पैसे मिलेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/CRR into cash reserves with आरबीआई। ये फॉर्मूला जो है, इस पे जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसको अप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आएगा 1/CRR into cash reserves with the आरबीआई, वो अमाउंट होता है कि कितना लीगली पैसा, कितना लीगली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक को। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली नए नए टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। दूसरा हमारा रिविजन क्लास भी जल्दी आपके पास आएगा, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और